नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बढ़ते हुए पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग की वजह से रेस्पिरेटरी एयरवे डिजीज़ या सांस की जो रास्ता है उसमें सूजन की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको आम तौर पर जो है लोग बाग कहते हैं कि सांस की तकलीफ है, दमा है या अस्थमा है। आज कहा जाता है कि करीब 5 से 10% जो पॉपुलेशन है वो किसी न किसी फॉर्म में रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो कि रास्ता जो है अपने सांस का उसमें सूजन से प्रभावित है। जी हाँ, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि आज अस्थमा क्या है, उसके क्या कारण हैं और आजकल लेटेस्ट एडवांसेस ट्रीटमेंट में क्या उपलब्ध है, आज हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट पूरे राजस्थान प्रदेश के डॉक्टर एमएल गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अगर देखा जाए तो अस्थमा के अंदर माना जाता है कि जो पोलन्स हैं या एलर्जेंस हैं उसका मेजर रोल होता है। लोग कहते हैं कि मैं इस सीज़न में पार्क में जाता हूँ या वॉक करने जाता हूँ तो मेरे को सांस की तकलीफ हो जाती है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ से मैं सूंघता हूँ, डस्ट आती है तो लोगों को सांस की तकलीफ होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स या जो पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है उसका कितना मेजर रोल है या उसकी वजह से कितना परसेंटेज अस्थमेटिक पेशेंट्स बढ़ गए हैं, आपका क्या मानना है? तो देखो, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा अस्थमा के लिए कारक है, पर ये प्राइमरी कारक नहीं है कि पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा हो जाएगा। पर जिन लोगों को अस्थमा की टेंडेंसी है या जो पेशेंट्स, जो पर्सन्स हैं अस्थमा के लिए प्रोन है, उन लोगों को अगर पॉल्यूशन का एक्सपोजर होता है, चाहे वो वातावरण का हो, घर के बाहर हो, चाहे घर के अंदर धुएं वगैरह का हो, उन लोगों को अस्थमा के अटैक्स ज़्यादा आने की संभावना हो जाती है। और नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले अगर जिनको ये वातावरण का जो एक्सपोजर होता है अगर, तो उनका 3 से 4 गुना तक मानने की अपन ज़्यादा अस्थमा के अटैक्स और ज़्यादा सीवियर अस्थमा के अटैक्स होने लग जाते हैं। डॉक्टर गुप्ता, जैसे आपने बताया कि जिन लोगों को टेंडेंसी है, तो इसका मतलब कोई जेनेटिक फैक्टर या ऐसे फैक्टर्स होते हैं क्या कि ये आदमी इस चीज़ के लिए प्रोन है, तो जेनेटिक फैक्टर्स मानेंगे या और कोई कारण है? देखो, ये अस्थमा में किसके अंदर होगा और किसके अंदर नहीं होगा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। पर यह सच्चाई है कि अगर मदर फादर में से किसी को एक को अस्थमा है तो 25% चांसेज हैं कि उस बच्चे में अस्थमा होने की संभावना है रहेगी, और अगर दोनों के है तो 50% से ज़्यादा संभावना उस बच्चे में अस्थमा की रहेगी। तो जेनेटिक और फेमिलियर तो बहुत बड़ा इसका एक रोल तो है ही। इसके अलावा बहुत सारी कई चीज़ें हैं जो अभी समझ से बाहर है या अभी तक उन पर काम हो रहा है। वो भी किसको अस्थमा होगा, सेम परफ्यूम लगाने से एक को तो कुछ नहीं होता और दूसरे को होता है। तो एक जो बॉडी की जो इंटरनल जो एक जो संवेदनशीलता है किसी भी चीज़ के बाहर के कारक के लिए, वो सब के अंदर अलग अलग होती है। किसी को उसी चीज़ से नहीं होता, किसी को उसके होता है, पर वो अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। पर हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है कि जिन लोगों के अंदर अगर फैमिली में अस्थमा है तो उन लोगों में अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब जेनेटिक या हेरिडिटी का भी एक फैक्टर मान के चलते हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम लाइव है और आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर एमएल गुप्ता, जो कि वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आपकी अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो जो फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे 0141-270-4999 एंड 270-4098 पे आप अस्थमा से रिलेटेड क्वेश्चन डॉक्टर गुप्ता से पूछ सकते हैं। जैसे आपने बताया कि जो जने एलर्जी के प्रोन है, जैसे बहुत सारे जने होते हैं जिनके स्किन एलर्जीज भी रहती हैं या हल्का सा टेम्परेचर चेंज से जुकाम हो जाता है, तो क्या उनके अस्थमाटिक होने के ज़्यादा चांसेस है? हाँ, क्या इन लोगों को एक एटोपिक बोलते हैं, मतलब जो थोड़ा सा अधिक संवेदनशील है। तो इन लोगों के केवल अस्थमा ही नहीं, अस्थमा के अलावा आँखों में खुजली, नाक से पानी, स्किन पे अपन दाफड़ जिसको बोलते हैं, अर्टिकेरिया जिसको बोलते हैं, वो भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो ये तो जिनको टेंडेंसी होती है उन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा जो मरीज़ को परेशान करने वाली स्थिति आती है वो अस्थमा की वजह से होती है। डॉक्टर गुप्ता, जब भी पेशेंट के आप डायग्नोसिस लिखते हैं तो 2-3 टर्म्स लिखते हैं, काफ़ी कॉमन है और लोग बाग देखते भी हैं। एक तो अस्थमा, हर एक को पता है कि अस्थमा, ये तो सब जने समझते हैं। दूसरा एक COPD वर्ड भी बहुत लिखा जाता है कि साहब COPD है, या उससे रिलेटेड आप कहीं रेस्पिरेटरी डिजीजेस लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि लंग के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्चुअली अस्थमा में प्रॉब्लम कहाँ होती है, COPD क्या है और इसमें स्मोकिंग का कितना रोल है इन दोनों चीज़ों? देखिए, 2 चीज़ है। मरीज़ की जो श्वास जो अपना जो सिस्टम है, एक तो होता है कि रास्ता है जिसके अंदर से हवा केवल आती है और जाती है, और दूसरा एक हिस्सा है जिसके अंदर से अपना जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं और जो बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो एक्सचेंज होता है। तो अस्थमा जो रोग है मुख्यतः श्वास की नली का जो रास्ता है उसको अफेक्ट करता है,
और जो सीओपीडी जो बीमारी है वो एरिया जिसके अंदर से अपने बॉडी के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है। अस्थमा के लिए तो जैसे फैमिली के अलावा वातावरण के कुछ कारक्स होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आपने बताया, माथुर साहब ने, कि फेमिलियर होता है, कुछ मोल्ड्स होती हैं, कुछ फंगस होती हैं, कुछ हाउस डस्ट होती है, कॉकरोच डस्ट होती है ना, पोलन्स होते हैं, कोल्ड एयर होती है, कई कुछ दवाइयाँ भी होती है जो अस्थमा प्रेसिपिटेट करती है, किसी को जुकाम रहती है उससे भी हो जाता है, पेट में ज़्यादा एसिडिटी होने वालों को भी अस्थमा होता है। ये सारी चीज़ें तो केवल अस्थमा करती है। पर जिन लोगों डस्टी ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, धूल मिट्टी का काम करते हैं, पत्थरों की खदानों में काम करते हैं, या जो स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में सीओपीडी नाम का रोग होता है। और दोनों में क्या मुख्य फ़र्क है? अस्थमा तो होता है 15 दिन ठीक हो जाएगा, फिर वापस हो जाएगा, मतलब उतार चढ़ाव का जहाँ होता है, जो खांसी, सांस और कफ के अंदर, वो अस्थमा में होता है। सीओपीडी में तो जो तकलीफ होती है वो लगातार रहती है या धीरे धीरे और प्रोग्रेस करती है। तो ये दो मुख्य हैं, एक तो रिवर्सिबल है, मतलब उसमें ठीक हो सकता है 100%। सीओपीडी कंट्रोल हो जाता है, कंप्लीट क्योर नहीं होती है। वैसे अगर अपन देखें कि मेल्स और फीमेल्स के हिसाब से, पहली चीज़ तो है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर अस्थमा होता है और कहते हैं साहब जब आपके पास आते हैं कहते हैं कि हो सकता है कि थोड़ी उम्र बढ़ेगी तो वो ये ठीक हो जाएगा, एक नॉर्मल कहा जाता है। और बहुत सारे जने ऐसे होते हैं जिनके अस्थमा जीवन भर चलता रहता है। तो पहली चीज़, या क्या बच्चों के अंदर जो अस्थमा होता है वो ठीक हो जाता है या वो प्रोग्रेस भी कर सकता है एडल्टहुड तक? देखो, अधिकतर तो जो बच्चों में अस्थमा होता है 12-13 साल के बाद में वो कईयों में ख़त्म हो जाता है और कईयों में कुछ समय के लिए रह सकता है, नहीं होता है, और फिर वापस 35-40 के साल आने पर वापस दोबारा शुरू हो जाती है। ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि किसके अंदर तो ख़त्म हो जाएगा और किसके अंदर ये वापस आ जाएगा और किसके अंदर ये लंबा गैप देगा। ये एक चीज़ है कि जितनी भी ये बीमारियां हैं, क्योंकि इसको लाइफस्टाइल से भी खूब जोड़ा जाता है कि जो अगर आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है या इस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपको अस्थमा होने के चांसेस है। ओबेसिटी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है अस्थमा में? क्योंकि रेस्पिरेटरी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो आप कहते हो कि भैया अपना वेट भी रिड्यूस करो, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको सांस की तकलीफ ज़्यादा होगी। तो ओबेसिटी और अस्थमा का कोई कोरिलेशन है क्या? जिन लोगों को ओबेसिटी होती है, मतलब वजन ज़्यादा होता है, उन लोगों के में अस्थमा के एक्जर्सर्बेशंस, मतलब बार बार अटैक ज़्यादा होता है उन लोगों को, और उन लोगों को अस्थमा नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा सीवियर भी होता है। तो ये जो ओबेसिटी है, मतलब ये भी एक तरीके से फैक्टर है जिसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। जो जने एलर्जिक हैं या एलर्जी की तरफ प्रीडिस्पोज जल्दी होते हैं, अगर ओबीज हैं तो जल्दी हो जाए, परेशान होंगे। दूसरा ये है कि बहुत बार इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं कि जिनको कोई बात सुनी, कुछ मतलब कहने का मतलब जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो अस्थमा प्रेसिपिटेट करता है क्या? जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ये भी एक अच्छा कारक है कि उसको जिसको अस्थमा का प्रेसिपिटेशन होने के लिए, पर उसके लिए पेशेंट की जो इंटरनल टेंडेंसी होनी चाहिए कि उसकी जो सांस की नलियाँ हैं नॉर्मल आदमियों के मुकाबले ज़्यादा संवेदनशील होनी चाहिए। जब सांस की नलियाँ ज़्यादा संवेदनशील होती है और उसको कोई स्ट्रेस का या इमोशनल कोई ट्रॉमा की कोई बात सामने आती है तो उसको अस्थमा का अटैक हो सकता है। इसी तरह के जो संवेदनशील पर्सन्स होते हैं अस्थमा के लिए, एक्सरसाइज से दौड़ भाग करते हैं तो उससे भी उनको अस्थमा का अटैक आने की संभावना रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये फ़ोन जो प्रोग्राम है रहा है वो लाइव है, और आपकी अस्थमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर गुप्ता से पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। 0141 जो कि जयपुर का कोड है, 270499 एंड 270498। एक आपने जो बात कही है कि इस तरीके का रिवर्सिबल फिनोमिनन होता है, तो इस बीच में इसका मतलब पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो आप डायग्नोज कैसे करते हो कि ये पेशेंट अस्थमेटिक है? कोई टेस्ट से आप डायग्नोज करते हो कि अस्थमेटिक है या इसकी टेंडेंसी है अस्थमा की, या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ही इम्पॉर्टेंट है? देखो, डायग्नोसिस का कंफर्मेशन तो एक स्पायरोमेट्री नाम का एक सिंपल सा टेस्ट होता है। उसमें पेशेंट को एक मशीन के अंदर जोर से एक सांस निकलवाया जाता है, उसके अंदर एक रेशियो होता है, वो रेशियो एक लिमिट से कम होता है तो उसको अस्थमा मानते हैं। और उस पेशेंट को कुछ दवाई सुंघाने के बाद में जो अस्थमा में काम करती है और 15 मिनट बाद में दोबारा सांस का टेस्ट करते हैं तो 20% से ज़्यादा उसको इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, जब बस तो अस्थमा का डायग्नोसिस अपना कंफर्म हो जाता है। पर जब मरीज जब तकलीफ नहीं होती, जब आपके पास आता है, तब कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के अपन ब्लैक एंड वाइट में डायग्नोसिस लिख के दें वो थोड़ा मुश्किल होता है। उसकी हिस्ट्री ही अपन को
एक डायग्नोसिस की तरफ ले जाती है कि इसको शायद अस्थमा हो। पर उस बात में कभी कभी थोड़ी त्रुटि हो सकती है, थोड़ी गलती भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पीक फ्लोमीटर नाम के एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, वो पेशेंट को हम दे सकते हैं कि भाई दिन में 3 बार इसमें फूंक मार के आप अपनी सांस की कैपेसिटी देखते रहो, आप 3 बार 4 बार करके। और अगर दिन भर का जो उसका वेरिएशन है लंग की कैपेसिटी का, जो पीक फ्लोमीटर की रीडिंग का, अगर वो 20% से ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो इसका मतलब आप अस्थमा के लिए प्रोन हो और आपको अस्थमा हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी लंग की कोई भी या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति एक्सरे देखता है और एक्सरे की रिपोर्ट पढ़ लेता है, कहता है मेरे तो जब लंग्स बिल्कुल नॉर्मल है तो मेरे को अस्थमा की कहाँ से बीमारी होगी। तो जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल भी आता है क्या? शुरुआती के सालों के अंदर तो अस्थमा का अंदर एक्सरे नॉर्मल ही रहेगा। जब अस्थमा बहुत वर्षों से 40-50 साल तक लगातार चल रहा होता है तब थोड़ी सांस की नलियों में सूजन वगैरह वो एक्सरे में दिख सकती है। अदरवाइज शुरू के 20-30 साल तो अस्थमा के अंदर आपको चेस्ट एक्सरे तो नॉर्मल ही आएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो अस्थमा का डायग्नोसिस है वो डॉक्टर क्लिनिकल बेसिस पे करता है। व्यक्ति की जब सीटियाँ बजनी शुरू होती हैं या इस तरीके का प्रेजेंटेशन होता है वो आप बता सकते हैं कि हाँ भी इस तरीके की प्रॉब्लम रहे, पर जब डॉक्टर के पास जाए तो हो सकता है उस समय वो बिल्कुल ठीक हो। बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। मैं चाहता हूँ ट्रेड नेम तो नहीं, पर वो ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। उससे पहले अपन एक फ़ोन कॉलर हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या प्रश्न है सरोज जी आपका? मैं सरोज पाटनी बोल रही हूँ जयपुर से। मेरी उम्र 70 साल है। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरे ये है कि मेरा एलर्जिक अस्थमा होता मुझे हमेशा नहीं रहता है। फरवरी मार्च में, अक्टूबर नवंबर में तो मैं अभी मैंने दिखाया तो एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप रेगुलर इनहेलर लीजिए, जबकि मुझे ऐसे गर्मियों में सर्दी में होता नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मुझे रेगुलर इनहेलर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा सरोज जी ने प्रश्न पूछा है कि जब आपने बताया कि ये अस्थमा आता है और ठीक हो जाता है तो पेशेंट को लगता है जब मेरे तकलीफ हो तभी मैं दवाई लूँ या उसको लंबे समय तक लेनी पड़ती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, अस्थमा में 2 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। एक तो जो आपकी संवेदनशीलता है कि आपको अस्थमा होने का जो टेंडेंसी है बॉडी के अंदर उसको कम करने की होती है, और दूसरी दवाई होती है जो इमीडिएट आपको रिलीफ देती है। तो जब आपको मार्च अप्रैल में और या अक्टूबर नवंबर के महीने में जब भी दिक्कत होती है, जब तो आपको जो रिलीव करने वाली मेडिसिन की आपको ज़रूरत है जो लेनी चाहिए उसमें। पर जब बाकी का जो टाइम है उसके अंदर अगर अपन बहुत कम डोज के अंदर जो दवाई जो अपने बॉडी की टेंडेंसी को कम करने वाली दवाइयाँ होती है अगर वो लेते रहेंगे तो आपको अस्थमा होने की जो टेंडेंसी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो साल में 2 बार आपको अटैक्स आते हैं, आपकी परेशानी होती है, आप काम वगैरह करने में थोड़ी मुश्किल रहती है, अगर वो जो रेगुलर दवाई जो बताते हैं अगर वो रेगुलर लेंगे तो आपको अस्थमा होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी आने वाले समय में। इसलिए दवाइयाँ कुछ समय के लिए तो डॉक्टर की सलाह पे आपको अगर रेगुलर बता रहे हैं तो आपको लेनी चाहिए, और जब तकलीफ किसी पीरियड में जब ज़्यादा आती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन होती है वो उस टाइम के लिए आपको लेनी चाहिए। नॉर्मली जैसे एक आध एपिसोड किसी के किसी वजह से हो गए, कोई इरिटेशन की वजह से, कई बार रिस्पॉन्सेज ज़्यादा हो जाते हैं और अस्थमेटिक, एक तो वो पेशेंट है और एक है जिनकी बहुत फ्रीक्वेंटली, जैसे इन्होंने बताया कि भाई मेरे तो सीजनल वेरिएशन पे होते हैं कि नॉर्मली चेंजिंग वेदर में लोगों को प्रॉब्लम होती है, पोलन्स होते हैं, जैसे इस समय भी काफ़ी पोलन्स रहते हैं। और एक वो जना है जिसकी बहुत फ्रीक्वेंट, जैसे किसी के डस्ट एलर्जी है या एनवायरमेंटल फैक्टर से बार बार प्रेसिपिटेट होता है। तो ये जो दोनों में पेशेंट्स के अंदर आप क्या सजेस्ट करते हो, जिसके बार बार होता रहता है तो उसको रेगुलर बेसिस पे दवाई लेनी चाहिए क्या? बिल्कुल, देखो जो बार बार जो ले रहा है, जिसको बार बार फ्रीक्वेंट अटैक्स आ रहे हैं, इसका मतलब उसका जो भी एक कारक है, जो भी उसका एलर्जन है, जो भी उसका ट्रिगर है, कॉन्स्टेंटली रेगुलर उसके टच में आ रहा है। वो हाउस डस्ट हो सकती है, घर के अंदर कोई उसका पेट या कोई एनिमल हो सकता है, उसके अंदर कुछ घर में सीलन वगैरह से कुछ मोल्ड्स का हो सकता है। तो इस तरह का कोई चीज़ है जबरदस्त उसको बार बार होता है। जिन लोगों को साल में एक स्पेसिफिक पीरियड में होता है, यूजुअली पोलन्स वगैरह की वजह से होता है या चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से होता है, तो उस पीरियड में दवाई थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होती है, और बाकी वाले टाइम पे आपको दवाई लेनी चाहिए। और एक सिस्टम होता है कि आपको जैसे एक महीने में रात को एक बार भी दिक्कत नहीं हुई 1 महीने तक,
या एक सप्ताह में दिन में 2 बार से कम दिक्कत हुई तो आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे बाकी टाइम के लिए कम कर देते हैं। एक कॉलर और जुड़ रहे हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित जी, क्या प्रश्न है आपका? क्या प्रश्न है आपका? सिरसा से रोहित बोल रहा है। हेलो, हाँ, क्या प्रश्न है आपका? और आप थोड़े अपने टीवी से दूर बैठ के बात करें। हाँ जी, अस्थमा रोग के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, अस्थमा से रिलेटेड क्या प्रश्न है आपका? डॉक्टर साहब, हमें काफी टाइम से अस्थमा है। और क्या प्रॉब्लम है? सांस भी चढ़ता रहता है, ये ठीक होने का नाम नहीं लेता। अच्छा, जैसे रोहित जी के सिरसा से प्रश्न है कि ये अस्थमा है और अस्थमा ठीक होने का नाम ले लेता है, जबकि आपने शुरू में ये बात कही कि जो अस्थमा है वो ज़्यादातर दवाइयों से रिवर्सिबल होता है। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अस्थमा, लोग कोई भी सांस की तकलीफ़ को दमा या अस्थमा के रूप में मानते हैं, और जो मैंने शुरू में जो बात की है आपको कि ये अस्थमा और जो COPD, जो लंग की एक तो आपने बताया परमानेंट टाइप की जो तकलीफ़ है, उन दोनों में यही डिफरेंस है जैसे आपने बताया था। तो इनका प्रश्न। अच्छा, देखिए आपका रोहित जी ये है कि अगर आप दवाइयाँ नियमित रूप से लेते हैं या नहीं लेते, एक तो इस पर डिपेंड करता है। अगर आप दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं तो आपकी तकलीफ को ठीक होना चाहिए। अगर अस्थमा की मेडिसिन आप प्रॉपरली ले रहे हैं, नियमित रूप से ले रहे हैं, और उसके बाद भी अस्थमा ठीक नहीं हो रहा है आपका, तो सचमुच में सोचने का विषय है कि आपको अस्थमा है या नहीं है। एक प्रॉपर डायग्नोसिस, स्पायरोमेट्री टेस्ट, कुछ बलगम की जांच वगैरह करा के उस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए कि दवाइयाँ लेने के बाद भी क्यों नहीं ठीक हो रहा। अगर अस्थमा है तो दवाइयों से ठीक होना चाहिए, और अगर दवाइयाँ आप ढंग से ले रहे हैं तो ठीक होने की पूरी उम्मीद होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपको साल भर रेगुलर प्रॉब्लम रह रही है तो इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि जिन चीज़ों से आपको अस्थमा है वो रेगुलर या नियमित रूप से आपके संपर्क में आती है। जैसे मान लो कि कोई आपका ऐसा कार्य है जिसमें डस्ट वगैरह का काम है, कोई ऐसे एनिमल है जिनसे आपको उनकी बालों से, उनकी फर से आपको एलर्जी है, वो आपके कांटेक्ट में रेगुलर रहते हैं। इस तरह का आपका कोई व्यवसाय है जो आप स्मोकिंग करते हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आपकी समस्या फिर तो थ्रू आउट रहेगी। तो वो चीज़ों को भी अगर अपन इन कारकों को, जो ट्रिगर्स होते हैं, अगर उनको नहीं हटाएंगे तो अब दवाई लेने के बाद भी आपको तकलीफ लगातार रहेगी। तो उन कारकों को भी हटाना ज़रूरी होता है। दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी होती है और सही तरीके से लेनी होती है। अगर इन सब के बाद भी अपन ठीक नहीं हो रहे हैं तो ये भी सोचने का विषय है कि अपन को अस्थमा का एक फुल प्रूफ डायग्नोसिस करवा कर देखना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, जैसे आपने बात कही एलर्जी की, और एलर्जी और अस्थमा को अपन कोरिलेट साथ में करते हैं, तो ये जो एलर्जी टेस्ट कराए जाते हैं, एक तो इनहेलेंट्स की जैसे बात हो गई, वो तो सबको पता है कि ये सांस के रास्ते से जो चीज़ जाती है वो तो सांस के रास्ते को इरिटेट करेगी। पर जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे अपन जब भी एलर्जी टेस्ट कराते हैं तो बहुत सारे फूड मटेरियल्स की, तो क्या ये भी अस्थमा जो है का एपिसोड कर सकते हैं क्या? देखो, अस्थमा केवल सांस के रास्ते में जाने वाली चीज़ों से नहीं होता है। जैसे अपने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एक्सरसाइज से है, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से है, जुकाम की वजह से है, इस तरह बहुत सारी चीज़ों से भी हो सकता है। वो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनसे भी पेशेंट को एलर्जी होती है और उनसे भी पेशेंट को अस्थमा हो सकता है, उनसे भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करता है। मैं चाहूँगा ट्रेड नेम तो नहीं, पर ऐसी कौन कौन सी ग्रुप की ड्रग्स हैं जिनकी वजह से लोगों को अस्थमा का एपिसोड हो सकता है, या अगर वो दवाई ले रहे हैं तो इस चीज़ के लिए ध्यान दें कि अगर आप अस्थमेटिक हो तो अपने डॉक्टर को पहले ज़रूर बताएं। देखिए, इसमें मुख्य दवाइयाँ तो एक तो ये जैसे एस्प्रिन होती है, जो बहुत सारे लोग जिनको लकवे का दौर आया हुआ होता है या जिनको हार्ट की दिक्कत होती है वो एस्प्रिन लेते हैं। एस्प्रिन एक अच्छा सा कारण है अस्थमा को प्रेसिपिटेट करने का। दूसरा है कुछ ब्लड प्रेशर की हार्ट की दवाइयाँ होती है जिनको बीटा ब्लॉकर या एसी इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। वो दवाइयाँ भी आपको अस्थमा ज़्यादा करेगी, या अस्थमा की टेंडेंसी है तो आपको अस्थमा शुरू कर देगी आपको। इसके अलावा जितनी भी दर्द की दवाइयाँ होती है जिसको अपन NSAIDs बोलते हैं, ये दवाइयाँ भी आपको अस्थमा करने की एक टेंडेंसी क्रिएट करती है आपकी बॉडी में। तो इस तरह की दवाइयों को अपन को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, जब भी ट्रीटमेंट की बात आती है तो कुछ साल पहले तक तो ये बहुत बड़ा मिथ था लोगों को कि अभी से ही इन्हेलर पे आ गए, जबकि वर्ल्ड अस्थमा जो थीम है इस साल का उसके अंदर ये है कि इन्हेल्ड जितनी भी मेडिसिन है वो सबको अवेलेबल हो।
और ये लोगों के, जैसे आप इमरजेंसी में गए या कहते हैं कि साहब आप मशीन से दवाई लो, कोई कहता है इन्हेलर से दवाई लो, कोई कहता है स्पेसर से दवाई लो, लोगों को लगता है कि ये गोली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ अभी से क्यों दे दी। तो मैं चाहूँगा कि पहली चीज़ की दवाइयों में गोली और ये जो अपन इन्हेलेशन से जो अपन लेते हैं, चाहे वो रोटा इन्हेलर हो या सिंपल इन्हेलर हो या नेबुलाइज़र हो, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा बेटर है? देखिए, सब तरह से हर रूप के अंदर जो इनहेलर फार्म में, जैसे चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड को अपन निबलाइज करके लेते हैं, ये सबसे अच्छा इलाज है गोलियों के मुकाबले। गोलियों के में आपको ज़्यादा दवाई लेनी पड़ती है, उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं अपन को, और इलाज उसका इफ़ेक्ट भी थोड़ा सा देर से आता है। जो निबलाइज या इनहेल फॉर्म में अपन दवाइयाँ लेते हैं, बहुत कम डोज में लेनी होती है और इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आज की तारीख के अंदर इनहेलर फार्म में जो एक गैस के रूप में या पाउडर के रूप में अपन जो सूंघते हैं, जो इनहेल करते हैं, सांस के साथ अंदर लेते हैं, वो दवाइयाँ ही बेस्ट हैं और वही दवाइयाँ सबसे अधिक कारगर है। ये जो जब भी COPD या लंग की डिजीज़ की बात आती है तो उसको हर समय ये कहा जाता है कि कहीं इस ऐसी डेवलप, अगर बार बार अस्थमा रहा या बार बार लंग की तकलीफ रही तो कहीं वो कैंसर तो नहीं बन जाए। अस्थमा और COPD दो अपन मेन बात कर रहे हैं, इनका कैंसर में परिवर्तन या लंग की बड़ी बीमारी के अंदर परिवर्तन क्या अस्थमा में हो सकता है या COPD में ही होता है? देखिए, एस्थमा में सिवाय एस्थमा के अलावा या इसी का बहुत लंबे समय होता है तो हल्का सा हार्ट पे थोड़ा सा जोर पड़ सकता है। इसके अलावा किसी तरह का कैंसर का एस्थमा से कोई रिलेशन नहीं है। जहाँ तक COPD का सवाल है, COPD वाले पेशेंट क्योंकि यूजुअली स्मोकर होते हैं और स्मोकिंग कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, तो COPD वाले पेशेंट्स में कैंसर होने की ज़्यादा संभावना है और होती है, और कैंसर इन लोगों में ज़्यादा भी मिलता है। कुछ विदेशों के अंदर तो COPD वाले पेशेंट में हर साल एक लो डोज CT कराने की भी परंपरा है कि अगर किसी को कैंसर होता है तो उसको जल्दी से हम पिक कर लें उसमें, पर एस्थमा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक और रहता है कि जब भी किसी के सांस की तकलीफ होती है, अब दोनों तकलीफ हो सकती है, ज़्यादातर ये पेशेंट्स होते हैं रात को एकदम उठते हैं और सांस भर रहा होता है, तो लोगों को हार्ट की भी तकलीफ होती है और अस्थमा की भी तकलीफ होती है। दोनों में वैसे तो डॉक्टर ही डिफरेंशिएट करेगा, पर आप कैसे क्लिनिकली पकड़ते हैं कि इसके हार्ट की तकलीफ है कि साहब मैं तो एकदम सांस बन के उठ गया, या अस्थमा की तकलीफ है? देखिए, एस्थमा वाला जो सांस है ना, वो अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होता है, 3-4 बजे के आसपास ज़्यादा होता है, और जो हार्ट वाला जो है वो थोड़ा सा सोने के 2-3 घंटे बाद में जो PND बोलते हैं और पेशेंट IVF में जाते हैं उससे खांसी होती है, वो थोड़ा सा अर्ली होता है वो। तो ये तो एक वीक सा डिफरेंस है, पर कोई आदमी लेट ही सो रहा है तो उसको वो भी जल्दी हो जाएगा, फिर तो हार्ट वाला भी हो हाँ, जाएगा। नॉर्मली जब भी किसी के घुटन या एनवायरनमेंट होता है, चाहे वो कमरे में हो या बस के अंदर हो या ट्रेवल कर रहा हो कहीं भी, तो कहता है खिड़की खोलो, बाहर जाने की कोशिश करता है वो। तो ये अस्थमा में क्या इतना एयर हंगर हो जाता है कि व्यक्ति को बाहर जाके उसको आराम मिल जाता है? नहीं, देखो, बाहर जाने पे नहीं होगा ऐसा, लेटने पे दिक्कत होती है। हार्ट वाले मरीजों को बैठ के थोड़ा सा घूमने पर उसको थोड़ा सा बेटर फील हो जाता है, पर एस्थमा में ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी दिक्कत उसको लेटने पर है, बैठने पे थोड़ा वो ठीक हो सकता है, और घूमने फिरने पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको सांस की दिक्कत तो उतनी ही रहेगी एस्थमा में। तो अब बात आती है जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे अगर अस्थमा की बात करें तो उसमें आप स्टेरॉइड भी दिया करते हैं, और लोगों को लगता है अभी से स्टेरॉइड, मतलब ये जैसा सेकंड मिथ, लोगों को मिथ है या इसमें सच्चाई है तो आप बताएंगे। पर जैसे मैंने आपको बताया कि नेबुलाइज़र या इन्हेलर की अगर बात करें, लोगों को लगता है कि मैं तो गया, मुझे तो सीधे स्टेरॉइड दे दिए। तो स्टेरॉइड का पहली चीज़ अस्थमा में क्या रोल है, और जुडिशियस रोल अगर स्टेरॉइड का लिया जाए तो कितना बेनिफिशियल है? देखिए, एस्थमा में जो इनहेल फॉर्म का जो ट्रीटमेंट आता है उसे बहुत ही माइन्यूट अमाउंट के अंदर स्टेरॉइड होता है, और उसका कोई लंबे समय के लिए ऐसा कोई सिग्निफिकेंट साइड नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट वाली जब बात आती है तो ये जो ओरल टैबलेट या इंजेक्शंस देते हैं ना, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, परंतु वो सब अपन को फ़ायदे नुकसान के हिसाब से देखना चाहिए। अगर किसी पर्सन को बहुत सीवियर एस्थमा है, एस्थमा का अटैक है, उस स्थिति में तो स्टेरॉइड देना है, वो पेशेंट के लिए जान बचाने के लिए आवश्यक होता है।
रेगुलर टाइम पर आपको अस्थमा के लिए स्टेरॉइड रेगुलर टैबलेट्स वगैरह नहीं देनी चाहिए, मरीज को नहीं खानी चाहिए। गाँव में कई बार क्या होता है कि कुछ लोग दवाइयाँ वगैरह देते हैं, जो आरएमपी टाइप लोग होते हैं, वो आपको स्टेरॉइड वगैरह पीस करके सफ़ेद गोली या सफ़ेद दवाइयाँ आपको दे देते हैं और लंबे समय के लिए वो आपको नुकसान करती है। अगर किसी पेशेंट को नॉर्मल अस्थमा की मेडिसिन लेने के बाद भी उसका अस्थमा कंट्रोल नहीं होता तो आपको ये स्टेरॉइड टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। आजकल कुछ बायोलॉजिक्स अवेलेबल हो गए हैं जो हालांकि कॉस्टली तो है, पर वो आपको आपका अस्थमा थोड़ा सा ऐड ऑन करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। आपको स्टेरॉइड ओरल टैबलेट्स लेने की या इंजेक्शन लेने की फिर उसमें आवश्यकता नहीं रहती है। ये जो आपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमीट्री बताया था टेस्ट, क्योंकि लोगों को जब भी रूटीन अगर चेकअप कराते हैं तो एक्सरे करा लेते हैं लंग्स के लिए, लंग्स को इससे आगे लोग बाग मानते नहीं हैं, हार्ट के लिए आगे बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या जो स्पायरोमीट्री से जो टेस्ट किया जाता है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ और अस्थमा में? देखिए, अस्थमा का डायग्नोसिस जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है वो तो स्पायरोमीट्री बेस्ड है। अपन स्पायरोमीट्री करते हैं, फिर दवाई सूंघा के जो अस्थमा की उसके 20 मिनट बाद में दोबारा करते हैं और अपन को एक रिवर्सिबिलिटी मतलब 20% से ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसमें मिल जाता है, तो वो अस्थमा है। तो स्पायरोमीट्री अस्थमा के लिए ही नहीं, अस्थमा के अलावा जो ILD होती है, COPD होती है, हेमरेज होता है, बहुत सारी सब बीमारियों के अंदर किसी न किसी रूप में ये स्पायरोमीट्री टेस्ट जो होता है ये हेल्प करता है। स्पायरोमीट्री के आगे भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो अपने लंग की कैपेसिटी को या अपन को और दूसरी चीज़ों देखने के लिए काम आते हैं, जो आम आदमी के पर्पज़ में नहीं, मतलब उनको ज़्यादा उसके बारे में ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं होती। पर डिफ्यूजन टेस्ट होता है, फुल बॉडी बॉक्स होता है ना, एक्सरसाइज टेस्टिंग्स होती हैं, पर कभी डिफ़िकल्ट केसेस में इन टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है। अस्थमा पर्सी का डायग्नोसिस तो स्पायरोमीट्री से ही अच्छी तरह पूर्ण रूप से अपन को मिल जाता है। द क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन और स्पायरोमीट्री में आप मान के चलते हैं कि अस्थमा का। अब बात आती है कि जब भी लंग की तकलीफ़ आती है या लंग को कहते हैं कि लंग की पावर बढ़ाने के लिए आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करें या योगा करें या प्राणायाम करें, योगा प्राणायाम या जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं या रूटीन एक्सरसाइज करते हैं, उन जनों की लंग की प्रॉब्लम होने में कितने कम चांसेस होते हैं, या अस्थमेटिक पेशेंट्स अगर ये करते हैं तो क्या वो एपिसोड्स डिले कर सकते हैं क्या? देखिए, एपिसोड डिले करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में तो कोई फुल प्रूफ अपने पास में एविडेंस नहीं है, परंतु अपन योगा करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लंग की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। उससे लंग की कैपेसिटी तो इम्प्रूव होगी उससे आपको। तो लंग की जो कैपेसिटी इम्प्रूव होएगी तो जितने भी जैसे आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कर रहे हो और एक तरफ अपन ये मान के चलते हैं कि लंग के जो साधारण से इन्फेक्शंस हैं या जो सिक्रीशंस हैं वो भी इरिटेंट होते हैं और रेस्पिरेटरी वे में अस्थमा रेस्पिरेट कर सकते हैं, तो वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट वो ऐसा है कि अगर किसी को अस्थमा की जैसे टेंडेंसी नहीं है, किसी को वो संवेदनशीलता उसके शरीर में नहीं है, तो ये एक्सरसाइज वगैरह करने से उसकी एक्सरसाइज की कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी, पर अस्थमा होने नहीं होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर किसी पेशेंट को जैसे अस्थमा वगैरह है उसको, तो जैसे मान लो कि उसको नाक भरे रहते हैं, तो जैसे नेती वगैरह करते हैं, अगर वो करेंगे तो नाकों के सिक्रीशंस को अगर क्लीन कर लेंगे, अदरवाइज तो नीचे अगर फेफड़ों में टपकेंगे वो, तो उसको अस्थमा का अटैक आएगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर अस्थमा है तो आपका जो अटैक्स आने का जो फ्रीक्वेंसी है या उनकी सीवियरिटी है उसको तो कम करेगा वो। बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर गुप्ता ने कही कि अगर किसी व्यक्ति के किसी भी चीज़ से इरिटेशन से सांस में तकलीफ होती है तो वो अस्थमा हो सकता है, और बीच का पीरियड हो सकता है आपको बिल्कुल नॉर्मल हो, तो आप उसको हल्के में ना लें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको बताएं, और जब भी कोई लंबी बीमारी की दवाई लेते हैं तो भी बताएं कि मेरे इस तरीके के एपिसोड्स होते हैं। और ख़ास तौर पे चेंजिंग वेदर के अंदर आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, और अगर आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है और आपको मशीन के द्वारा इनहेल्ड दवाई दी जाती है, नेबुलाइज़र या स्टेरॉइड भी दिया जाता है, तो वो बिल्कुल जुडिशियस यूज़ है, उसको लें। उसको उस समय ये नहीं माने कि ये तकलीफ़ या ये बीमारी के अंदर अभी से ही हमको स्टेरॉइड क्यों दिए। डॉक्टर गुप्ता, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।